नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द ट्रू क्राइम डायरीज़ में। उम्मीद करते हैं कि आप सब इस चैनल को बहुत सारा प्यार देंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं ऐसी ट्रू क्राइम स्टोरीज आप तक पहुंचाती रहूं। तो चलिए बिना किसी समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी, द हॉरर ऑफ द ड्रीम ट्रिप, टेरी जो डबरॉल्ट। आज की कहानी एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में है जिसकी ज़िंदगी की ड्रीम ट्रिप उसके और उसके परिवार के लिए एक हॉरर ट्रेजेडी साबित हुई। इस कहानी की शुरुआत होती है 1961 में ग्रीन बे विस्कॉन्सिन यूएस में रह रहे आर्थर डबरॉल्ट टेरी के पिता, जो पेशे से एक ग्रीन कॉन्टैक्ट लेंस ऑप्टोमेट्रिस्ट और वर्ल्ड वॉर II वेटरन रह चुके होते हैं। वो एक ब्लू बेल नामक यॉच को चार्टर करने का प्लान करते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये उस ट्रिप के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी से पैसे जमा कर रहे थे, इसलिए इस ट्रिप को वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रिप भी बोला गया था। इस ट्रिप पे डबरॉल्ट परिवार के 5 सदस्य आर्थर, जीन, ब्रायन जो कि उस वक्त 14 साल का था और टेरी का बड़ा भाई लगता था, और रैनी जो कि उस समय 8 साल की थी, शामिल होने वाले थे। यॉच को चलाने के लिए उन्होंने एक 34 वर्षीय जूलियन हार्वी, जो कि एक लोकल यॉचमैन था, को हायर किया था, जो कि अपनी पत्नी मैरी डीन हार्वी को अपने साथ लेकर आने वाला था। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि मैरी जूलियन की 6वीं पत्नी थी। ऐसा क्यों, इसके बारे में आपको वीडियो के अंत में पता लग जाएगा। तो उनकी यात्रा की शुरुआत होती है 1961 8 नवंबर से। पहले 4 दिन वो बेनविन और सैंडी पॉइंट्स घूमते हुए, सोवेनियर्स खरीदते और शॉर्कलिंग करते हुए बिताते हैं। 12 नवंबर को वो ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को मिलते हैं और बताते हैं कि वो क्रिसमस से पहले वापस आ जाएंगे। खैर, नवंबर 13 12:35 पर एक दूसरे शिप का क्रू मेंबर गोल्फ लॉयन समुद्र में एक आदमी को बुरी तरह से हाथ हिलाते हुए और मदद के लिए चिल्लाते हुए स्पॉट करता है। उसके पास एक मरी हुई बच्ची थी, जिसकी पहचान बाद में 8 वर्षीय रेने डुपरॉल्ट के रूप में की जाती है। मदद के लिए चिल्लाने वाला और कोई नहीं बल्कि जूलियन हार्वी होता है। वो बताता है कि पिछली रात 8:30 के आसपास उसकी वेसल ओबैको आइलैंड के बीच में ग्रेट स्क्वेल केप के किसी स्क्वेल से टकरा गई। उसने बताया कि इस झपट में वह यॉच के अन्य साथियों से बिछड़ गया। उसने वायर कटर्स रिट्रीव करने की कोशिश की ताकि वो डेक स्पेस को क्लीन कर सके, पर तब तक स्मॉल वेसल आग पकड़ चुका था। उसने बताया कि उसने छोटी रेने को बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं बचा पाया। उसका मानना था कि रेने एक 8 वर्षीय छोटी बच्ची थी और वह अपनी लास्ट राइट्स तो डिज़र्व करती ही है, इसलिए वह उसको आउट ऑफ द रिस्पेक्ट अपने साथ ले आया था। उसका मानना था कि उसने ह्यूमैनिटी का प्रदर्शन किया था। हालांकि रेनी की ऑटोप्सी रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण लंग्स में पानी भर जाना बताया था। खैर, हार्वी को अथॉरिटीज़ के द्वारा नासा ले जाया गया। यहाँ एक बात गौर करने वाली थी कि हार्वी बहुत ही शांत था, जिसने थोड़ा सा सस्पिशन उसकी तरफ खींच लिया था। उसके पास इतनी सर्वाइवल सप्लाईज के होने के बावजूद भी किसी को ना बचा पाना एक गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था, पर किसी सबूत के ना होते हुए उसे छोड़ दिया गया, जहाँ से सीधा वो मियामी की तरफ दाखिल हुआ। दूसरी तरफ इस घटना के 3 दिन बाद 15 नवंबर को एक ग्रीक फोर फाइटर, जो कि कैप्टन थियो के नाम से जानी जाती थी, मौत से जूझती हुई एक 11 साल की लड़की को नॉर्थ प्रोविडेंस चैनल से रेस्क्यू करती है। उसने उस लड़की को एक 2 बाई 5 फीट कॉर्क के ऊपर तैरते हुए स्पॉट किया। उसके अराउंड शार्क सर्कलिंग कर रहे थे। क्रू मेंबर्स ने चिल्लाते हुए बच्ची को पानी में कूदने से मना किया। बहरहाल, बच्ची को रेस्क्यू कर लिया गया। उसे उसी शिप के स्पेयर कैबिन में ले जाया गया, जहां उससे बात करने की कोशिश की गई, उससे खाने के लिए दिया गया और स्पॉन्ज की मदद से उसकी बॉडी से सॉल्ट को साफ किया गया। उसके होठों पे वैसलीन लगाई गई। लड़की इतनी थकी हुई थी कि वो कुछ बोलने से पहले ही बेहोश हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड पे पहुंचते ही रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को बुलाया गया और बच्ची को मियामी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जो सीवियर सनबर्न और डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुकी थी। मियामी हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद 3 घंटे तक लड़की कुछ नहीं बोल पाई। 17 नवंबर को जूलियन हार्वी को दूसरी इन्वेस्टिगेशन के लिए शेड्यूल किया गया। जब उससे हैरी को जिंदा बचने की खबर दी गई, तो आप जानते हैं कि उसका पहला रिस्पॉन्स क्या था। उसने हैरान होते हुए बोला, ओह माय गॉड। अपने आप को तुरंत करेक्ट करते हुए वह बोलता है, इज़न्ट इट वंडरफुल। खैर, अथॉरिटीज़ एक दूसरी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करती है, जिसमें हार्वी रिक्वेस्ट करता है कि वह इस घटना से बहुत ही ज़्यादा शॉक में जा चुका है और उसे इसे बाहर रखा जाए, जिसके रिजल्ट में अथॉरिटीज़ उसकी विश को ग्रांट कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वह यहाँ से कहीं दूर कंट्री में भागकर छुप जाता है। जी नहीं, वहाँ से सीधा हार्वी किसी पास के मोटेल में जाकर किसी फर्जी नाम जॉन मुंड्रो के नाम से चेक इन करता है,
जहाँ वो कैश में पे करता है, वहाँ वह कुछ ऐसा करता है जिसके बाद इस केस का इकलौता जीवित अडल्ट चश्मदीद गवाह इस दुनिया से चला जाता है। जी हाँ, जूलियन हार्वी अपने आप को मौत के घाट उतार देता है। मरने से पहले वो अपने सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड को 2 पेज का नोट छोड़ता है, जिसमें शॉकिंगली उससे अपने एक्शंस के लिए कोई माफ़ी या एक्सप्लेनेशन ऑफ़र नहीं किया था, बल्कि लिखा था कि वह इन सब से बहुत थक गया है और नहीं झेल सकता। उसकी बस अपने फ्रेंड से एक ही रिक्वेस्ट थी कि वह उसके 14 साल के लड़के लांस का ख्याल रखे। जी हाँ, इतना सब कुछ करने के बाद उसने कोई भी अपॉलॉजी उस पीड़ित परिवार को ऑफ़र नहीं की थी। खैर, 20 नवंबर 1961 को टेरी इस घटना को याद करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जिसने उसकी खुशियों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। वह बताती है कि 12 नवंबर को उन्होंने ब्लू वेल में अपनी वापसी यात्रा फोर्ट लॉडरेल, फ्लोरिडा के आसपास शुरू की थी। तब टेरी अपने माता-पिता को डेक पर छोड़कर लोअर केबिन में अपने भाइयों के पास सोने चली गई थी। उसकी नींद अपने भाई की चीख से खुली। उसने किसी के कदमों की आवाज़ को अपनी कैबिन की तरफ आते हुए सुना। वह तुरंत जागकर खड़ी हो गई और अबब डेक चली गई, जहाँ उसने वो खतरनाक मंजर देखा। उसके सामने डेक पर उसके पिता, माता और भाई की लाशें पड़ी हुई थी। आगे जाके उसने जूलियन हार्वे को देखा, जिसके हाथ में एक बकेट थी। उसने टेरी को हर्ट नहीं किया, पर डेक के नीचे धकेलते हुए उसे धमकाया और चुप रहने के लिए कहा। टेरी डरते हुए नीचे चली गई। उसने नोटिस किया कि फ्लोर के चारों ओर पानी और तेल फैलने लगा है। 15 मिनट बाद हार्वी आया, पर वह टेरी को देखकर फिर से डेक पर ऊपर चला गया। टेरी ने बताया कि उससे ऊपर हैमरिंग साउंड सुने और हार्वी फिर नीचे आया और उसने टेरी से पूछा कि क्या डिंगी यानी नौका की रस्सी लूज़ है। उसने बोला उसे नहीं पता। उससे उसे डिंगी से अटैच रस्सी पकड़ने के लिए कहा। हार्वी खुद डिंगी पे बैठकर टेरी को वहीं छोड़ते हुए आगे बढ़ गया। हालांकि टेरी के हाथों से धीरे धीरे रस्सी छूट गई, पर 11 साल की होने के बाद भी उसका दिमाग अपनी उम्र के बच्चों से काफ़ी तेज था। उसने ब्लू बेल में एक छोटा ओनलॉन्ग कॉर्ड तैरते हुए देखा। वो डेक के साथ बंधा हुआ था। उस लड़की की हिम्मत देखिए। उसने खुद को उस कॉर्ड पे चढ़ाया और अपने आप को उस डूबती हुई यॉट से निकाला। 3 दिन तक वह बीच समुंदर बिना कुछ खाए पिए सरवाइव करती रही। वह कॉर्क इतना छोटा था कि टेरी को उसके एक तरफ लटक के सरवाइव करना पड़ रहा था। वह 3 दिनों तक इसी उम्मीद में सरवाइव करती रही कि उसे रेस्क्यू कर लिया जाएगा। और टेरी ने यह भी बताया कि मार्स बिल्कुल सुरक्षित था और किसी भी प्रकार की फायर वेसल के ऑनबोर्ड पर नहीं लगी थी। टेरी के स्टेटमेंट्स ने हार्वी के काले कांड के ऊपर से तो पर्दा उठा दिया था, लेकिन अभी तक यह रहस्य बना हुआ था कि हार्वी ने ऐसा क्यों किया। अथॉरिटी जब हार्वी के पास घुरेती हैं तो उन्हें पता लगता है कि हार्वी तो खुद एक वर्ल्ड वॉर 2 वेटरन और एक कोरियन वॉर में पायलट रह चुका है। वह अपनी किसी भी जॉब में लंबे समय तक टिकने में असफल रहता है, जिसकी वजह से उसे हमेशा से ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। इसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से पीछा छुड़वाने के लिए वह जुर्म की एक ऐसी कहानी लिखता है जिसमें कुछ बेकसूर परिवारों और खुद हार्वी का अंत लिखा था। उससे अपनी पहली पत्नी के नाम से एक डबल इंडेमनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी, जिसमें अगर उसकी पत्नी को कुछ हो तो उसे लिस्टेड अमाउंट का डबल दिया जाता। इत्तेफाक की बात तो यह है कि किन्हीं अपरिचित परिस्थितियों के चलते उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी। 1939 में वह एक ऐसे कार एक्सीडेंट का सर्वाइवर रह चुका है जिसमें उसकी पत्नी और उसकी मां की हाई स्पीड के चलते ब्रिज से टकराने से कार पलटकर पानी में गिरने से मौत हो चुकी थी। शॉकिंगली हार्वी बच गया था। सिमिलरली एक दूसरी बोट जिसको हार्वी कमांड कर रहा था, वह किन्हीं सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस के अंतर्गत डूब गई थी। क्रू मेंबर्स बताते हैं कि उनके बार बार वार्न करने के बाद भी वो अपनी वेसल को प्रोहिबिटेड साइट पर नेविगेट करता रहा, जिसके अंतर्गत वह बोट डूब गई, जिसका उसे लार्ज इंश्योरेंस सेटलमेंट मिला। जाहिर सी बात है, इस बार भी वो अपनी छठी वाइफ के इंश्योरेंस से एक और मैसिव पे आउट चाहता था। ऐसा माना जाता है कि उसका इस कांड के पीछे का मकसद डबरोल परिवार को मारना नहीं, बल्कि अपनी छठी वाइफ के इंश्योरेंस से मैसिव पे आउट सेटलमेंट करना है। बट इस फैमिली में से किसी ने उसको ये करते हुए देख लिया होगा, लेकिन उसने टेरी को क्यों छोड़ा, ये रीज़न आज भी अननोन है और अब वो यह बताने के लिए जिंदा भी नहीं बचा है। इस हादसे के बाद टेरी अपने बचे हुए परिवार, आंट, ग्रैंडमदर और 3 कज़न्स के साथ रहने ग्रीन बे लौट आती है। कुछ समय के बाद वह अपना नाम भी बदलकर टीयर कर लेती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि लोग उसे इस हादसे के विक्टिम के नाम से याद करें। अथॉरिटी फिगर्स ने इस केस के बारे में बहुत कम रिवील किया है।
टेरी को बिल्कुल ज़ीरो ड्रामा काउंसलिंग दी गई है। उसने 20 साल तक अपने फैमिली लॉस के बारे में कभी बात नहीं की। हालांकि समय पर उसने शादी कर ली, अब उसके 3 बच्चे हैं। एज एन अडल्ट उसने समुद्र के पास काम करने के लिए डिसाइड किया। आज वो रिटायर हैं और विस्कॉन्सिन में ही कहीं रहती हैं। 2010 में टीयर जॉय ट्रिपलेट फेसबेंडर एक मेमोयर पब्लिश करती हैं जिसका नाम था अ लोन ऑर्फन इन द ओशन। यह उनके जीवन की आखिरी जर्नी और उसके बाद की ज़िंदगी को दर्शाता है। 49 साल बाद उन्होंने मॉर्निंग टेलीविज़न शो होस्ट मैट लोअर को एक टेलीविज़न इंटरव्यू दिया जिसमें वह बताती हैं कि वह किसी को भी अपने आप से सहानुभूति दर्शाते हुए नहीं देख सकती। उन्होंने कहा, शी डिडंट वांट पीपल टू सिंपथाइज टू हर। उनका कहना है कि उन्हें भगवान ने किसी पर्पस के अंतर्गत बचाया है। यह घटना हमें यही सीख देती है कि ज़िंदगी में हमारे हौसले तोड़ने के लिए बहुत सी मुश्किलें आ सकती हैं, पर इंसान वही है जो इनसे बाहर निकलकर आगे बढ़े। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। YouTube की दुनिया में ये मेरा पहला कदम है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय माय ट्रू क्राइम व्यूअर्स, आपका सपोर्ट ज़रूरी है।